पहले प्यार से छुपके मिलने वाली संस्कारी बहू। शीला, सुना तुमने? सुबह 5 बजे आर्या बहू अपनी तुलसी की पूजा कर रही थी। क्या मधुर आवाज में भजन गाती है, मन एकदम शांत हो जाता है। हाँ मीना, आजकल के जमाने में ऐसी बहू मिलना तो नामुमकिन है। आजकल की लड़कियां तो सूरज सिर पर आने तक सोती रहती है, पर आर्या को देखो, हमेशा सलीके से साड़ी पहनती है, सिर पर पल्लू रखती है और बड़ों का कितना लिहाज करती है। सच कह रही हो, इतने बड़े खानदान की बहू है, उसके पिता भी कितने रईस है, लेकिन जरा भी घमंड नहीं। सुबह उठकर पूरे घर की सफाई करना, सबके लिए नाश्ता बनाना और फिर मंदिर जाना। भाई सिद्धार्थ की तो किस्मत ही खुल गई। हमारी तो फूटी किस्मत है बहन। मेरी बहू को देखो, चाय के लिए भी मुझे ही उठना पड़ता है। अगर आर्या जैसी बहू हर घर में आ जाए ना, जिंदगी ही संवर जाए। हर सास को आर्या जैसी ही संस्कारी बहू की तमन्ना होती है। ये आर्या की वो छवि थी जो पिछले कुछ महीनों में उसके घर और मोहल्ले में बनाई गई थी। सबकी नजरों में वो एक आदर्श और संस्कारी बहू थी। घर पर आर्या आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। उसने गहरे लाल रंग की साड़ी पहनी थी और अपने बालों को सलीके से बांध रही थी। वाह आर्या, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। हाँ, इस लाल साड़ी में तो तुम बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही हो। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही तुमसे। आप भी ना, सुबह सुबह बस यही सब बातें करते रहते हैं। रोज तो तैयार होती हूँ, आज नया क्या है? जाइए जल्दी से तैयार हो जाइए, सबको नाश्ते का इंतजार होगा। नया तो हर रोज होता है आर्या। जब भी तुम्हें देखता हूँ लगता है पहली बार देख रहा हूँ यार। मैं वाकई बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई। मम्मी पापा भी तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं कि कभी कभी तो मुझे जलन होने लगती है। ये सब आपका प्यार है सिद्धार्थ। आप इतनी फिक्र करते हैं मेरी, इतना सम्मान देते हैं, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि इस घर को अपना मानूं। फिक्र क्यों ना करूं, तुम हो ही इतनी खास। चलो अब तुम नीचे जाओ, मैं बस 10 मिनट में नहा कर आता हूँ। ओके? सिद्धार्थ अपनी पत्नी आर्या से बहुत प्यार करता था और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। आर्या कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उसकी पायल की छन छन पूरे घर में गूंज रही थी। नीचे हॉल में उसकी सास सुनीता और ससुर महेंद्र बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। प्रणाम मम्मी जी, आपकी चाय कैसी बनी है? पापा जी प्रणाम। जीती रहो बेटा, चाय तो एकदम लाजवाब है, जैसे रोज होती है। तुमने इतनी जल्दी नाश्ता भी तैयार कर लिया। आर्या बेटा, मेरी दवाइयाँ शायद खत्म हो गई हैं। जी पापा जी, दवाइयाँ खत्म हो गई थी तो मैंने कल ही मंगवा ली थी, अभी लेकर आती हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि दवा बिल्कुल मिस नहीं करनी है। बेटा, जब से तुम इस घर में आई हो ना, मुझे अपनी सेहत की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिद्धार्थ सच कहता है, तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो। तभी आर्या की ननद रिया वहाँ आती है और मजाक करते हुए पूछती है, भाभी मेरी स्पेशल अदरक वाली चाय बनाई है ना आपने, या आज भी भैया के प्यार में खोकर भूल गई आप? अरे नहीं बाबा, तुम्हारी चाय तो सबसे पहले बनाई है, अभी लाती हूँ। और सुनो, कॉलेज के लिए देर हो रही है ना तुम्हें, जल्दी नाश्ता कर लो। थैंक यू भाभी, आप बेस्ट हो। भैया तो कितने लकी हैं कि उन्हें आप मिल गई। आर्या की सेवा और संस्कार ने घर में सबको उसका मुरीद बना दिया था। अगले दिन सुबह घर के बाहर एक सफेद रंग की बड़ी सी कार आकर रुकती है और कार से आर्या के माता पिता राकेश और साधना उतरते हैं। आर्या उन्हें देखकर ही दौड़कर बाहर आ जाती है और दरवाजा खोलती है। मम्मी पापा, आप लोग, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप अचानक बिन बताए आ गए। आइए अंदर आइए। मेरी बच्ची कैसी है तू? देख तो जरा कितनी दुबली हो गई है, ठीक से खाना तो खाती है ना? बिटिया, हम तो बस तुम्हें देखने के लिए तड़प रहे थे। सिद्धार्थ से बात हुई थी तो उसने कहा था कि आ जाओ। तभी सुनीता बाहर आती है और खुश होकर कहती है, अरे साधना जी, महेंद्र जी, आइए, बहुत दिनों से आपका इंतजार था। आर्या तो रोज कहती थी कि मम्मी पापा को बुलाना है। अच्छा है आप आ गए। सुनीता और महेंद्र राकेश और साधना का गर्म जोशी के साथ स्वागत करते हैं। सब लोग ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठते हैं। आप बैठिए, मैं अभी बस पूजा करके आती हूँ। साधना की नजरें अपनी बेटी आर्या पर जमी हुई थीं। आर्या के माथे पर बड़ी सी बिंदी और गले में मंगलसूत्र था। सलीकेदार साड़ी में वो बिल्कुल एक संस्कारी बहू के रूप में ढली हुई दिख रही थी। राकेश जी, देखिए तो जरा हमारी आर्या को। क्या ये वही लड़की है जो घर में एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पीती थी? सच कह रही हो साधना, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही है। कहाँ वो जिद्दी आर्या और कहाँ ये संस्कारी बहू। राकेश की बात सुनते ही साधना की आंखों के सामने एक फ्लैशबैक चलने लगता है। वो दिन जब आर्या अपने माता पिता के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई थी।
आर्या के घर का कमरा, जहां सामान बिखरा पड़ा है। आर्या गुस्से में अपनी मम्मी साधना पर चिल्ला रही है क्योंकि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ सिद्धार्थ से तय हो जाती है। मम्मी, मैं साफ कह रही हूँ, मैं सिर्फ विक्की से ही शादी करूंगी और सिद्धार्थ से नहीं। उसके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती। आप लोग क्यों नहीं समझते? बेटा, विक्की सही लड़का नहीं है। वो कुछ काम धंधा नहीं करता, बस गलियों में आवारा घूमता रहता है। उसका परिवार भी ठीक नहीं है। तू हमारी इकलौती बेटी है, हम तुझे जानबूझकर गड्ढे में कैसे गिरा दे? मुझे नहीं पता कौन कैसा है, मैं उससे प्यार करती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी शादी उससे नहीं करवाई तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। मैं खुद को कमरे में बंद कर लूंगी। आर्या ने वाकई में ऐसा ही किया। उसने 3 दिनों तक खाना नहीं खाया और खुद को कमरे में कैद कर लिया। राकेश बाहर हॉल में परेशान घूम रहे थे। साधना, क्या करें? आर्या की जिद तो बढ़ती ही जा रही है। अगर उसने कुछ कर लिया तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या हमारा सिद्धार्थ से उसकी शादी करवाने का फैसला सही होगा? सिद्धार्थ का परिवार तो बहुत अच्छा है, क्या आर्या वहाँ एडजस्ट कर पाएगी? बस अब दुआ है कि हमारी बेटी वहाँ जाकर सुधर जाए और हमेशा खुश रहे। हमें उसकी खुशी के लिए ये कठोर फैसला लेना ही होगा, वरना विक्की उसे बर्बाद कर देगा। साधना और राकेश की यादों का सिलसिला यहीं पर टूटा जब आर्या पूजा खत्म करके उनके पास आई। मम्मी, पापा, आप लोग क्या सोच रहे हैं? बैठिए ना, मैं आप सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, आज तू बस हमारे पास बैठ। मैं तो बस तुझे जी भर कर देखना चाहती हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है। बिटिया, हम तो सोचते थे कि तुम कैसे एडजस्ट करोगी यहाँ लेकिन सुनीता जी और महेंद्र जी तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं कि हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। राकेश जी, आपकी बेटी तो इस घर की जान है। सुबह 5 बजे उठना, पूजा पाठ करना, सबका ख्याल रखना। हमें तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये हमारे घर की बहू है। आर्या के माता पिता खुश थे कि उनकी बेटी पूरी तरह बदल चुकी है। नाश्ते के बाद जब सभी बातें कर रहे थे, आर्या किचन में चाय के बर्तन रखने जाती है। अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। वो देखती है तो स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर लिखा था। आर्या इग्नोर कर देती है। फोन दोबारा बजता है। आर्या कट कर देती है। तीसरी बार जब फोन बजा तो आर्या ने झुंझलाकर फोन उठा ही लिया। हेलो, कौन है? क्यों बार बार फोन कर रहे हो? हे आर्या, क्या इतनी जल्दी भूल गई मुझे? विक्की की आवाज सुनते ही आर्या के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और माथे पर पसीना आ गया। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? और आप क्यों फोन कर रहे हो? नंबर ढूंढना मेरे लिए मुश्किल नहीं था आर्या। मैं बस तुमसे एक बार बात करना चाहता था। तुम तो बिना बताए ही चली गई। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था विक्की। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब मैं अपने माँ बाप से लड़ रही थी, तब तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें सैकड़ों फोन किए, तुम गायब हो गए। आप क्यों आए हो? आर्या, मेरी बात तो सुनो। बहुत सारी गलतफहमियां हो गई थी। मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। मेरा फोन छीन लिया गया था। मैं तुम्हें सब समझाना चाहता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे एक बार मौका दो। मेरी शादी हो चुकी है विक्की। आप ये सब बातें करना गलत है। मेरा एक परिवार है। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। प्लीज मुझे अब दोबारा कॉल मत करना। हमारी कहानी खत्म हो चुकी है। अरे यार, मुझे पता है तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई है। तुम उस सिद्धार्थ के साथ खुश नहीं हो सकती। मैं तुम्हें जानता हूँ आर्या, तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। प्लीज एक बार मिल लो ना। कम से कम सच तो जान लो। उसके बाद जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं विक्की, ये सही नहीं है। मैं नहीं मिल सकती। सिर्फ एक बार आर्या, आखिरी बार। क्या तुम अपने पुराने प्यार को इतना भी हक नहीं दोगी कि वो अपनी सफाई दे सके? कल शाम 5 बजे पुराने मंदिर के पीछे वाले पार्क में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा आर्या। अगर तुम नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम वाकई बदल गई हो। विक्की ने फोन काट दिया। आर्या पत्थर की मूरत बनी किचन के स्लैब को पकड़कर खड़ी रहती है। उसके दिमाग में पुरानी यादों का तूफान उठने लगा। कॉलेज के वो दिन जब वो विक्की के साथ घंटों बिताया करती थी। कॉलेज की कैंटीन। आर्या और विक्की एक टेबल पर बैठे हैं। विक्की ने आर्या का हाथ पकड़ा हुआ है। हे आर्या, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना एक भी दिन नहीं रह सकता। तुम मेरी दुनिया हो। तो फिर विक्की, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा साथ नहीं छूटना चाहिए। कभी नहीं आर्या, कभी नहीं। मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। दृश्य बदलता है। आर्या अपने घर में साधना से बहस कर रही है। मम्मी, मैंने विक्की को आप लोगों से मिलवा तो दिया है। मैंने सोच लिया है कि मैं उसी से शादी करूंगी।
वो लड़का बेकार है। आर्या वो कुछ नहीं करता। तुम हमेशा से लाड प्यार में पली हो, तुम उसके साथ भूखी मर जाओगी। हमने सिद्धार्थ को देखा है, वो बहुत अच्छा लड़का है। माँ की बात सुनने के बाद आर्या अपने कमरे में आती है और विक्की को फोन लगाती है। विक्की, मम्मी पापा नहीं मान रहे, तुम जल्दी आओ और उनसे बात करो। हेलो विक्की। फोन नॉट रीचेबल आता है। आर्या दिन भर फोन करती है लेकिन विक्की का कोई अता पता नहीं होता। वो पूरी तरह टूट जाती है और अंत में हार कर सिद्धार्थ से शादी के लिए हाँ कर देती है। आर्या की आंखों में आंसू थे। वो सोचने लगती है, हो सकता है कि विक्की सच कह रहा हो। क्या वाकई ये कोई गलतफहमी थी? क्या मुझे उससे एक बार मिलकर सच जानना चाहिए? उसके मन का एक हिस्सा कह रहा था कि यह गलत है, लेकिन दूसरा हिस्सा विक्की की यादों में तड़प रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और बाहर हॉल में आई, जहां सब अभी भी हंसी मजाक कर रहे थे। हे आर्या, चाय कहाँ रह गई? मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं यार। बस ला रही हूँ सिद्धार्थ, वो थोड़ा दूध उबलने लगा था तो समय लग गया। बार बार आर्या के कानों में विक्की की बात गूंज रही थी, तुम खुश नहीं हो। अगले दिन सुबह से ही आर्या बेचैन थी। उसे शाम को विक्की से मिलने जाना था। उसने तय कर लिया था कि वो जाएगी, सिर्फ सच जानने के लिए। सिद्धार्थ मुझे हर खुशी देता है, मेरा बहुत ख्याल भी रखता है, लेकिन मुझे एक बार तो विक्की से मिलकर सच जानना ही चाहिए। दोपहर 4 बज चुके थे। सुनीता और सिद्धार्थ हॉल में बैठे थे। आर्या तैयार होकर नीचे आती है और कहती है, मम्मी जी, मैं जरा मंदिर तक होकर आऊं? मेरा मन थोड़ा घबरा रहा है, सोचा दर्शन कराऊं तो शांति मिलेगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, चली जा। वैसे भी आज तो थोड़ी थकी हुई लग रही है, मंदिर जाने से अच्छा लगेगा। आर्या रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ऑफिस का काम खत्म ही हो गया है। नहीं नहीं सिद्धार्थ, आप क्यों परेशान होते हैं? आप अपना काम करिए, मुझे पता है आपका एक जरूरी कॉल आने वाला है। मैं बस 1 घंटे में आ जाऊंगी, पास ही तो है मंदिर। अच्छा ठीक है बाबा, जैसा तुम चाहो। आराम से जाना, हाँ, और अपना ख्याल रखना। आर्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पहली बार सिद्धार्थ से इतना बड़ा झूठ बोला था। वो ऑटो में बैठी मंदिर के बजाय पार्क की तरफ चल दी, जहां विक्की ने बुलाया था। पार्क के कोने में विक्की खड़ा था। उसने काले रंग की जैकेट पहनी थी और सिगरेट पी रहा था। आर्या को देखते ही उसने सिगरेट फेंक दी। मैं आ गई, आप बताओ क्यों बुलाया? और उस दिन तुम गायब क्यों हुए थे? ये कैसी हो आर्या? तुम तो पूरी तरह बदल गई। ये साड़ी, ये सिंदूर, क्या वाकई तुम इस संस्कारी बहू के रोल में खुश हो? मेरे सवाल का जवाब दो विक्की, क्यों बुलाया तुमने मुझे? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आर्या, उस दिन पुलिस मुझे उठाकर ले गई थी। एक पुराने झगड़े के मामले में मुझे अंदर कर दिया गया था। मेरा फोन पुलिस के पास था। जब मैं बाहर आया तब तक तुम्हारी शादी हो चुकी थी। मैं तड़पता रहा आर्या तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं था? तुमने 1 महीने का इंतजार भी नहीं किया आर्या। मैंने बहुत कोशिश की थी विक्की, मैंने बहुत फोन किए। मैं तुम्हारे घर भी गई थी, लेकिन वहाँ ताला लगा था। पापा ने मुझे अल्टीमेट दे दिया था। मुझे लगा तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता आर्या, कभी नहीं। हर दिन हर पल मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा है। मुझे पता है तुम्हारी शादी एक समझौता है। तुम उस सिद्धार्थ से प्यार नहीं करती। छोड़ो विक्की, ये गलत है विक्की। अब मैं शादीशुदा हूँ, मैं सिद्धार्थ को धोखा नहीं दे सकती। वो बहुत अच्छे इंसान है। प्यार में कुछ भी गलत नहीं होता आर्या। क्या तुम उस बेजान रिश्ते में घुट घुट कर जीना चाहती हो? मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, बस थोड़ा सा वक्त। कभी कभी मुझसे मिल लिया करो, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो आर्या। पर अगर किसी को पता चला तो मेरी बदनामी हो जाएगी, सिद्धार्थ का दिल टूट जाएगा। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, मैं हूं ना। हम बहुत सावधानी से मिलेंगे। क्या तुम अपने प्यार के लिए इतना भी नहीं कर सकती? आर्या विक्की की बातों में उलझने लगी। उसे लगने लगा कि विक्की के साथ उसका जो रिश्ता अधूरा रह गया था, उसे वो दोबारा जी सकती है। विक्की ने उसे बहुत प्यार से मैनिपुलेट किया। आर्या ने भारी मन से हामी भर दी और वो घर लौटी तो वाकई बहुत घबराई हुई थी। आ गई बेटा, मंदिर में दर्शन अच्छे हुए, शांति मिली ना? जी मम्मी जी, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं थोड़ा थक गई हूँ, कमरे में जा रही हूँ। आर्या अपने कमरे में गई तो सिद्धार्थ उसका इंतजार कर रहा था। हे आ गई आर्या? मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था यार। तुम बहुत थकी हुई हो और कमजोर भी लग रही हो। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? नहीं सिद्धार्थ, बस थोड़ा सिर में दर्द है। आज मंदिर में भीड़ बहुत थी ना। अरे लाओ ना, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, या फिर दवा लेकर आऊं। तुम बस आराम करो। नहीं सिद्धार्थ प्लीज, मुझे बस सोने दीजिए, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसने सोचा कि शायद आर्या वाकई में बहुत थक गई हो। अगले दिन फिर विक्की का फोन आया। आर्या, कल मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज
फिर मिल सकते हैं क्या? एक कैफे है शहर के बाहर, वहाँ कोई नहीं पहचानता। हाँ मिलेंगे, पर मैं रोज रोज घर से कैसे निकलूंगी? अरे कोई भी बहाना बना देना यार, मंदिर या शॉपिंग, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आर्या फिर से तैयार होती है और सुनीता से झूठ बोलकर निकल जाती है। वो उस कैफे में पहुंचती है जहां विक्की पहले से बैठा था। धीरे धीरे ये मुलाकातें रोज का सिलसिला बन गई। आर्या अब झूठ बोलने में माहिर होती जा रही थी, लेकिन उसके अंदर का डर और अपराध बोध भी बढ़ रहा था। मुझे ये सिद्धार्थ और घर वालों से झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं भी क्या करूं, दिल के आगे मजबूर हूं। एक दिन वो विक्की के साथ एक बड़े शॉपिंग मॉल में गई थी। मॉल में दोनों हाथ में हाथ डाले घूम रहे थे, तभी आर्या की नजर दूर खड़े एक शख्स पर पड़ी। वो सिद्धार्थ का दोस्त था, जो एक बार उनके घर पर डिनर पर आया था। आर्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विक्की, वो देखो सिद्धार्थ का दोस्त है वहाँ। अगर उसने मुझे देख लिया तो सब खत्म हो हे, जाएगा। शांत रहो आर्या, अपना चेहरा कवर कर लो बस। आर्या दुपट्टे से अपना चेहरा कवर कर लेती है। उस दिन उसे पहली बार उस डर का एहसास हुआ जो उसकी संस्कारी छवि को मिट्टी में मिला सकता था। घर और मोहल्ले में अभी भी आर्या की वही इमेज थी। सबको लगता था कि वो रोज मंदिर जाने का नाम लेकर बाहर निकलती थी। मोहल्ले का सीन। देखो आर्या को रोज मंदिर जाती है, ऐसी संस्कारी बहू तो भगवान सबको दे। पर शीला बहन, मुझे कल लगा कि मैंने इसे मॉल के पास देखा था। शायद मेरी आंखों का धोखा होगा। आर्या मॉल में किसी पराये लड़के के साथ क्या करेगी? अरे हट, कुछ भी बोलती है, वो तो मंदिर ही गई होगी। आर्या की ननद रिया को एक दिन अपनी लिपस्टिक नहीं मिल रही थी, तो वो आर्या के कमरे में गई। आर्या उस वक्त घर पर नहीं थी। रिया ने आर्या की अलमारी खोली और लिपस्टिक ढूंढने लगी। तभी अलमारी के ऊपरी कोने में एक पुरानी डायरी और एक फोटो नीचे गिर पड़ी। रिया ने फोटो उठाई और उसके होश उड़ गए। ये तो भाभी है, पर ये जीन्स में, और ये लड़का कौन है? इसने तो भाभी के गले में हाथ डाला हुआ है, और ये सेल्फी, ये तो भाभी के संस्कारी रूप से बिल्कुल अलग है। रिया फोटो वापस अलमारी में छिपा देती है, लेकिन उसके मन में संदेह का बीज बो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात भैया को बताए या नहीं। उधर आर्या अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आता है। मैसेज में उसकी और विक्की की वो फोटो थी जो मॉल में छिपकर खींची गई थी। ये किसने भेजी और ये कब खींची गई? तभी उसी नंबर से कॉल आया। हेलो आर्या। आज पार्क में बहुत अच्छे पल बिताए यहाँ अपने पुराने यार के साथ। कैसी लग रही है ये फोटो? कौन बोल रहे हैं आप? आपको क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए ये तो तुम जानती ही हो। देखो आर्या, मैं नहीं चाहता कि ये फोटो तुम्हारे पति या तुम्हारे ससुर के पास जाए। बस 1 लाख रुपए लेकर आज शाम 7 बजे पुराने खंडर के पास आ जाना। और हाँ, कोई चालाकी की तो ये फोटो वायरल होने में देर नहीं लगेगी। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ आ गया कि वो अब एक दलदल में फंस चुकी है। तभी सिद्धार्थ कमरे में दाखिल हुआ। हे आर्या, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं सिद्धार्थ, बस मेरी एक पुरानी दोस्त बहुत मुसीबत में है। उसे पैसों की सख्त जरूरत है। क्या आप मुझे 1 लाख रुपए दे सकते हैं? बस इतनी सी बात? अरे तो इसके लिए रोने की क्या जरूरत है? हाँ पागल लड़की। लो, मैं तुम्हें 1 नहीं 2 लाख रुपए देता हूँ, और मुझे वजह बताने की भी जरूरत नहीं है। ओके, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस तुम रोया मत करो यार, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। सिद्धार्थ की ये बातें आर्या के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थीं। वो उसे इतना प्यार और भरोसा दे रहा था और वो उसे धोखा दे रही थी, लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता भी तो नहीं था। सिद्धार्थ सच में बहुत अच्छे इंसान है। सिद्धार्थ का भरोसा आर्या के कलेजों को चीर रहा था। उसने बिना एक सवाल किए 2 लाख रुपए नगद निकालकर आर्या के हाथ में रख दिए। आर्या को खुद से ही घृणा होने लगी थी, लेकिन वो उस अनजान ब्लैकमेलर के खौफ से इतनी डरी हुई थी कि उसके पास सच बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। ये लो आर्या, पूरे 2 लाख हैं। अपनी सहेली की मदद कर देना, ओके? और उसे कहना कि हिम्मत ना हारे। और सुनो, अगली बार से पैसों के लिए इन मासूम आंखों में आंसू मत लाना। जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है। शुक्रिया सिद्धार्थ, आप बहुत अच्छे हैं। मैं बस अभी जाकर उसे देकर आती हूँ। उसे बहुत जल्दी है। इतनी रात को अकेले जाओगी? अरे लाओ ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है, नहीं सिद्धार्थ, वो बहुत शर्मिंदा है। वो नहीं चाहती कि कोई उसे इस हाल में देखे। मैं टैक्सी से चली जाऊंगी और जल्दी वापस आ जाऊंगी। आप प्लीज यहीं रुकिए। सिद्धार्थ ने सिर हिला दिया। हालांकि उसे आर्या का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। आर्या एक ऑटो करके खंडर वाले पते पर पहुंच गई जो ब्लैकमेलर ने बताया था।
आर्या ने डरते डरते रुपयों का बैग एक झाड़ी के पीछे रखा, जैसा उसे फोन पर कहा गया था। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। हेलो, मैंने पैसे रख दिए हैं, प्लीज आप वो फोटो डिलीट कर देना, मेरा पीछा छोड़ दो। आर्या वहां से चली गई। उसी वक्त झाड़ियों के पीछे से एक साया निकला। उसने पैसों का बैग उठा लिया, लेकिन कहानी में एक मोड़ और था। रिया, जिसे पहले ही शक हो चुका था, उसने छुपकर आर्या का पीछा किया था। वो दूर एक पेड़ के पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी संस्कारी भाभी इतनी रात को सुनसान जगह पर बैग क्यों छोड़कर गई है। ये सब क्या हो रहा है? भाभी ने ये बैग यहाँ क्यों रखा? और वो फोटो जो मैंने अलमारी में देखी थी, क्या भाभी किसी बड़ी मुसीबत में है या फिर वो हम सबको धोखा दे रही है? मुझे भैया को बताना चाहिए। नहीं, अभी नहीं, मुझे और सबूत चाहिए। आर्या घर लौटी तो उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और सो गई। अगले दिन फिर विक्की का फोन आया। आर्या ने गुस्से में फोन उठाया। विक्की, ये सब क्या है? किसी ने हमारी फोटो खींच ली है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने कल उसे 1 लाख रुपए दिए हैं। मैं बहुत डर गई हूँ विक्की, ये सब बंद करो। क्या ब्लैकमेल? आर्या, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूं ना तुम्हें कुछ नहीं होगा। शायद उस ब्लैकमेलर को पता चल गया है कि तुम अमीर घर की बहू हो। विक्की, मैं कब तक उसे पैसे देती रहूंगी? सिद्धार्थ मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, अगर उन्हें पता चला तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। आर्या, अभी सबसे जरूरी है कि वो फोटो बाहर ना आए। अगर तुम्हारे पति के पास वो पिक चली गई ना, तो हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आर्या, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हारे पति के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। थोड़ा और दे दोगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जब तक वो चुप ना हो जाए उसे पैसे देती रहो। तुम ये क्या कह रहे हो विक्की? मैं कब तक झूठ बोलूंगी? कब तक अपने घर से पैसे चुरा कर उसे दूंगी? सिर्फ कुछ समय के लिए आर्या, मैं देख रहा हूँ उस ब्लैकमेलर को कैसे पकड़ना है। बस तुम हिम्मत मत हारना, हम जल्दी साथ होंगे। आर्या को विक्की की बातों में कुछ अजीब लगा। धीरे धीरे ये सिलसिला रोज का बन गया। कभी ब्लैकमेलर का फोन आता तो कभी विक्की का। आर्या हर दूसरे दिन सिद्धार्थ से किसी न किसी बहाने पैसे मांगती, कभी गहने बनवाने के नाम पर तो कभी किसी चैरिटी के नाम पर। सिद्धार्थ भी बिना कुछ पूछे उसे पैसे देता रहा, लेकिन घर के बाकी लोगों को अब शक होने लगा था। महेंद्र जी, आपने गौर किया? आर्या आजकल बहुत खोई खोई रहती है और हर दूसरे दिन उसे पैसों की जरूरत पड़ती है, कभी अपने दोस्त के लिए तो कभी किसी और काम के लिए। हाँ सुनीता, मैंने भी देखा। कल शीला बहन भी कह रही थी कि उन्होंने आर्या को किसी ऑटो में बहुत घबराए हुए देखा था। वो तो मंदिर जाने का कहकर निकली थी ना। मम्मी, पापा, मुझे लगता है भाभी किसी परेशानी में है। उनके चेहरे की चमक गायब हो गई है। वो हर वक्त बस अपने फोन को देखती रहती है, जैसे किसी का डर हो। घर में संदेह के बादल गहराने लगे थे। उधर आर्या पूरी तरह टूट चुकी थी। वो एक बार फिर से विक्की से मिलने उस पुरानी जगह पहुंची। विक्की, मैं अब और नहीं सह सकती। मुझे खुद से नफरत होने लगी है। मैं उस इंसान को धोखा दे रही हूँ जो मेरी पूजा करता है। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकती, पर ये लुका छिपी का खेल मेरी जान ले लेगा। यही तुम मुझसे प्यार करती हो ना आर्या? हाँ विक्की, बहुत ज्यादा। तो प्यार हमेशा सही होता है। समाज के कायदे हमारे लिए नहीं है। एक काम करते हैं ना, हम यहाँ से भाग जाते हैं। क्या? भाग जाए? पर कहाँ और कैसे? हम किसी दूसरे शहर चले जाएंगे आर्या। वहाँ हम शादी कर लेंगे, फिर ना कोई झूठ रहेगा ना कोई ब्लैकमेलर का डर। लेकिन आर्या, हमें नई जिंदगी शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत होगी। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? तुम्हारे पति ने तुम्हें अलमारियों की चाबियां दे रखी है ना। घर में जितनी भी ज्वेलरी है, जितने पैसे, सब ले आओ। वो तो तुम पर भरोसा करता है, उसे शक भी नहीं होगा, और हम रातों रात यहाँ से निकल जाएंगे। विक्की, सब कुछ ले आऊं? सिद्धार्थ की मेहनत की कमाई, मम्मी जी के खानदानी जेवर, क्या ये सही होगा? आर्या, अब नई जिंदगी शुरू करनी है तो कुछ तो साथ लेकर जाना पड़ेगा ना। क्या तुम मेरे साथ गरीबी में रहना चाहती हो? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ये करना ही होगा। आर्या का दिमाग चकरा रहा था। एक तरफ उसका बचपन का प्यार था, दूसरी तरफ वो घर जिसने उसे पलकों पर बिठाया था। वो घर लौटी तो सिद्धार्थ उसके लिए एक सरप्राइज लेकर बैठा था। हे आर्या, मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देना है, चलो ना मेरे साथ। सिद्धार्थ उसे शहर के बाहर एक छोटे से बेहद खूबसूरत बंगले के पास ले गया। ये क्या है सिद्धार्थ? ये तुम्हारा नया घर है आर्या। मैंने देखा कि तुम पिछले कुछ दिनों से घर में बहुत घुटन महसूस कर रही हो। मुझे लगा शायद तुम्हें थोड़ी शांति और प्राइवेसी चाहिए। जब भी तुम्हारा मन उदास हो तुम यहाँ आ सकती हो। और ये देखो,
सिद्धार्थ ने उसे एक नया फोन और एक कीमती डायमंड सेट दिया। आर्या, मैं नहीं जानता कि तुम किस बात से परेशान हो। शायद तुम मुझे बताना भी नहीं चाहती और मैं तुम पर दबाव भी नहीं डालूंगा। बस इतना याद रखना कि तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। ये सब तुम्हारे लिए है। सिद्धार्थ, आप इतना सब क्यों कर रहे हैं? मैं इस काबिल नहीं हूँ। तुम मेरी पत्नी हो आर्या, मेरी दुनिया हो। बस एक वादा करो कि तुम मुस्कुराती रहोगी। आर्या उस रात सो नहीं सकी। उसने अपना बैग पैक कर लिया था। उसमें सिद्धार्थ के दिए हुए डायमंड, जेवर, घर से चुराए हुए पैसे और खानदानी गहने थे। विक्की ने उसे अगले दिन सुबह 11 बजे बस स्टैंड के पास बुलाया था। आर्या का मन 2 हिस्सों में बटा हुआ था। जैसे ही सुबह हुई, उसने सुनीता से कहा कि वो अपने मायके जा रही है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है बेटा, चली जा। सिद्धार्थ को बता दिया? जी मम्मी, उन्हें पता है। मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगी। आर्या घर से बाहर निकली। जैसे ही वो ऑटो में बैठकर उस पुरानी लोकेशन पर पहुंची जहां विक्की ने उसे बुलाया था, वहां एक छोटा सा कमरा था। आर्या ने अंदर कदम रखा ही था कि उसे अंदर से विक्की के हंसने की आवाज आई। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। अरे भाई, क्या बताऊं, इतनी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। शादी से पहले मेरे पीछे पागल थी। मैंने तो बस टाइम पास के लिए उसे पटाया था भाई। फिर जब उसकी शादी अमीर घर में हुई तो मेरा दिमाग चला। आर्या के पैर जम गए। वो दरवाजे के पीछे छिप गई और सुनने लगी। हाँ यार, वो ब्लैकमेलर कोई और नहीं, मैं ही हूँ। वो सारी फोटोज मैंने ही खिंचवाई थी और मैंने ही उसे डराकर लाखों रुपए ऐंठे हैं। और अब देख, वो बेवकूफ अपने पति के घर के सारे जेवर और पैसे लेकर आ रही है। जैसे वो आएगी ना, मैं माल लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगा भाई। अपनी नजरों में तो वो गिरी चुकी है, अब दुनिया की नजरों में भी गिरेगी। आर्या को ऐसा लगा कि जैसे मानो किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस प्यार के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो सिर्फ एक सौदा था। वो विक्की जिसे वो अपना मसीहा समझ रही थी, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने उस फरिश्ते जैसे इंसान को धोखा दिया जिसने मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा किया। मैं कितनी बड़ी गुनहगार हूँ। आर्या वहां से भागना चाहती थी, लेकिन तभी विक्की ने उसे देख लिया। अरे आर्या, तुम आ गई। और ये बैग, वाह, तुम तो वाकई बहुत बहादुर निकली यार। लाओ, ये बैग मुझे दो और हम यहाँ से जल्दी निकलते हैं। मुझे छूना भी मत विक्की। मैंने सब सुन लिया। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे। तुम तो सिर्फ मेरे पैसों के पीछे थे। अच्छा, तो सुन लिया तुमने। तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम जैसी धोखेबाज लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा? जो अपने पति की सगी नहीं हुई, वो मेरी क्या होगी? अब चुपचाप ये बैग मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगी। मैं ये बैग तुम्हें कभी नहीं दूंगी। ये सिद्धार्थ का है, उनके प्यार की निशानी है। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। पुलिस के पास जाएगी? भूल गई वो फोटोज? एक बटन दबाऊंगा और पूरे मोहल्ले में तेरी संस्कारी छवि का जनाजा निकल जाएगा। चुपचाप बैग दे। विक्की ने आर्या को धक्का दिया और उसके हाथ से बैग छीनने की कोशिश की। आर्या चिल्लाने लगी, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। विक्की ने उसे पकड़कर एक रस्सी से कुर्सी में बांध दिया। अब बैठी रहे यहाँ पर और रोती रहे। मैं ये माल लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारी कहानी यही खत्म होती आ रहा। तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। विक्की घबरा गया। अचानक दरवाजे पर जोर से लात पड़ी और दरवाजा टूट गया। सामने सिद्धार्थ, रिया, महेंद्र और पुलिस की एक पूरी टीम खड़ी थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है विक्की, अभी तो असली क्लाइमैक्स बाकी है। सिद्धार्थ, आप? सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे विक्की के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। पुलिस ने तुरंत विक्की को दबोच लिया। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे मार रहा है, देखिए। अबे चुप! तेरे खिलाफ हमारे पास पहले से ही 3 लड़कियों को ब्लैकमेल करने की कंप्लेंट है। तू महीनों से फरार था, आज तूने खुद हमें अपना पता दे दिया। भाभी, आप ठीक तो है ना? सिद्धार्थ आर्या के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा दर्द था। आर्या उसके पैरों में गिर गई। सिद्धार्थ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपकी तरफ देख भी सकूं। मैंने आपको धोखा दिया। मैंने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। प्लीज मुझे मार दीजिए, पर नफरत मत कीजिए। अरे आर्या, उठो। सिद्धार्थ ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। घर के बाकी सदस्य भी वहां मौजूद थे। सुनीता और महेंद्र के चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। बेटा सिद्धार्थ, अब तुम ही फैसला करो कि इस लड़की के साथ क्या करना है। इसने हमारे भरोसे का तो कत्ल किया है। भैया, मुझे भाभी पर शक था, इसीलिए मैंने आपका जीपीएस लोकेशन ट्रैक किया। मैंने देखा कि भाभी मंदिर नहीं बल्कि यहाँ आ रही है। मुझे माफ करना भाभी,
पर मुझे सच जानना था। सिद्धार्थ, आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। आप मुझे घर से निकाल दीजिए, मैं इसी लायक हूँ। सिद्धार्थ ने आर्या के हाथ से वो गहनों वाला बैग लिया और उसे रिया को थमा दिया। फिर उसने आर्या का हाथ पकड़ा। आर्या, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने मुझ पर भरोसा करने के बजाय उस इंसान पर भरोसा किया जिसने तुम्हें बीच राह में छोड़ दिया था। मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? मैं डर गई थी सिद्धार्थ। वो फोटोज सिर्फ कागज के टुकड़े होते हैं आर्या, लेकिन रिश्ता भरोसे से बनता है। तुमने उस भरोसे को तोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में तो नहीं छोड़ सकता। सिद्धार्थ जी, इस लड़के को अब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और आर्या जी, आपका बयान हमें कल थाने में चाहिए होगा। जरूर इंस्पेक्टर साहब। सब लोग घर वापस पहुंचे। घर में मातम जैसा सन्नाटा था। आर्या हॉल के बीचों बीच खड़ी थी, सिर झुकाए हुए। सुनीता ने आगे बढ़कर आर्या को देखा। आर्या, हमने तुम्हें बहू नहीं बेटी माना था। क्या बेटियों का यही फर्ज होता है कि वो अपने माँ बाप का सिर शर्म से झुका दे? मम्मी जी, मैं आपकी गुनहगार हूँ। मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए। देखिए, आर्या ने जो किया वो गलत था, लेकिन उसने अपनी सजा पा ली है। उसे ये समझ में आ गया है कि असली प्यार और दिखावे के प्यार में क्या फर्क होता है। आर्या, मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि आज के बाद हमारे बीच कोई पर्दा नहीं होगा। भाभी, सबका अतीत होता है। अगर आप हमें पहले बता देती तो भैया ये सब पहले ही सुलझा देते। हमें मिलकर इस मुसीबत का सामना करना चाहिए था। आर्या फूट फूट कर रोने लगती है। घर के अंदर एक नई शुरुआत हो रही थी, एक ऐसी शुरुआत जहां सिर्फ सच और भरोसा था। मुझे बस अब सच्चे मन से सबकी सेवा करनी है और सबका ध्यान रखना है। ये घर ही अब मेरा मंदिर है।